हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। तो आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक एनालिसिस। तो प्लास्टिक एनालिसिस को हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस को भी देखेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर इज इक्वल टू द कोलैप्स लोड अपॉन द सर्विस लोड। तो कोलैप्स लोड जो होता है और जो सर्विस लोड होता है, अगर हम उनको एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं तो जो भी चीज़ हमें मिलेगी वो होगा लोड फैक्टर। सेविंग ऑफ मटेरियल, इससे भी क्वेश्चन हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो सेविंग ऑफ मटेरियल मतलब परसेंटेज ऑफ सेविंग इज इक्वल टू द 1 माइनस एरिया रिक्वायर्ड बाय द प्लास्टिक थ्योरी अपॉन एरिया रिक्वायर्ड बाय द इलास्टिक थ्योरी। तो हमें प्लास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एरिया कौन सा रिक्वायर्ड होता है और इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमें एरिया रिक्वायर्ड होता है तो हम उसको लेना होता है 1 माइनस प्लास्टिक एरिया अपॉन इलास्टिक एरिया, और इतना करेंगे और जो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं परसेंटेज ऑफ सेविंग। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना होगा AC मतलब कंप्रेशन का एरिया, और कंप्रेशन में जो होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस प्लस जो टेंशन का एरिया होता है, और जो टेंशन जोन में कंप्रेशन जो टेंशन जोन में न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है उसको लेना होता है और दोनों को जोड़ देना होता है। कंप्रेशन का और टेंशन का दोनों को एरिया और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को मल्टीप्लाई करके जब जोड़ देंगे तो मिलेगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए जो होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस की अगर बात करते हैं Z इक्वल टू अपना फार्मूला क्या था, Z इक्वल टू I अपॉन बाई। तो ये हो जाता है अपना इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। शेप फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी अपॉन द इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हमें लेना होता है। फिर हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू द शेप फैक्टर अल्फा। लोड फैक्टर अल्फा इक्वल लेमडा इक्वल टू हमने अभी क्या बताया था, कोलैप्स लोड अपॉन द सर्विस लोड। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लोड फैक्टर इक्वल टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू द शेप फैक्टर। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है तो देखिए लेमडा इक्वल टू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर, दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लोड फैक्टर निकल आता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं शेप फैक्टर्स फॉर द डिफरेंट शेप, जो डिफरेंट टाइप की हमें शेप मिलती हैं उनके लिए शेप फैक्टर का फार्मूला। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर होता है 1.5, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए 2 टाइप का यहाँ पर बनता है। अगर वर्टेक्स अपवार्ड है तो यहाँ पर 2.34 होगा ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर। अगर वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल है, अगर कहीं वर्टेक्स में कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, इस टाइप का, तो इस सिचुएशन में जो भी होगा शेप फैक्टर की वैल्यू होगी 2.0। अब हम यहाँ पर देखें सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7 शेप फैक्टर की वैल्यू होती है, और हालो सर्कुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू का फार्मूला होता है 1.7। सॉलिड सर्कुलर के लिए था ना ये, और हालो के लिए बात करें 1 माइनस k की पावर 3 और 1 माइनस k की पावर 4। कुछ हमें ये फार्मूला देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थिन सर्कुलर रिंग, अगर थिन सर्कुलर रिंग है और वो भी सॉलिड है तो उसके लिए शेप फैक्टर का फार्मूला, शेप फैक्टर की वैल्यू होती है 1.27। डायमंड सेक्शन के लिए जिसे बोलते हैं रोम्बस के लिए शेप फैक्टर की वैल्यू होती है 2.0। थिन हालो रोम्बस के लिए, थिन है और हालो है रोम्बस, उसके लिए शेप फैक्टर की वैल्यू रहेगी 1.50। आई सेक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग एक्सिस की बात करते हैं आई सेक्शन में तो 1.12 रहेगा, और आई सेक्शन में अगर हम शेप फैक्टर की बात करते हैं अबाउट वीक एक्सिस तो वहाँ पर रहेगा 1.55। टी सेक्शन की अगर बात करें, टी सेक्शन में शेप फैक्टर की वैल्यू वेरी करती है 1.90 टू 1.95 के आसपास। फिर के की अगर हम यहाँ पर बात करें, जो भी हमने ये हालो सर्कुलर सेक्शन के लिए फार्मूला निकाला था 1.7,
ब्रैकेट में 1 माइनस के की पावर 3 और 1 माइनस के की पावर 4। तो यहाँ पर के क्या होता है, के होता है रेशियो ऑफ इनर डाया टू आउटर डाया। ओके, अब अगला है रिजर्व स्ट्रेंथ। इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट लोड WU टू द लोड एट फर्स्ट यील्ड। ओके, अल्टीमेट लोड WU अपान W/, इसके रेशियो को हम बोलते हैं रिजर्व स्ट्रेंथ। ये भी चीज़ आपको लर्न करनी है। लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज की जो लेंथ है, ये फार्मूला बहुत बार देखने को मिलता है और यहाँ से हमें क्वेश्चन भी मिलते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। तो ये क्या, इट इज़ द लेंथ ऑफ बीम ओवर विच द मोमेंट इज ग्रेटर देन द यील्ड मोमेंट। जब मोमेंट यील्ड मोमेंट से ग्रेटर रहता है तो उतनी लेंथ को हम बोलेंगे प्लास्टिक हिंज या लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, जहाँ पर जिस लेंथ में मोमेंट इज ग्रेटर देन द यील्ड मोमेंट। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द कंसनट्रेटेड लोड, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर कंसनट्रेटेड लोड आ रहा है तो उस सिचुएशन में लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का फार्मूला होता है L/3 रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और L/8 आई सेक्शन के लिए। ओके, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का फार्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा LP = L1 - 1/α, जहाँ पर अल्फा होता शेप फैक्टर। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं जिसमें UDL लगा हुआ होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी जिसमें UDL लगा हुआ है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का फार्मूला होगा LP = रूट में 1 - 1/α। अल्फा इज द शेप फैक्टर, L इज द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। अगला हमें क्वेश्चन क्या है, हमें अगला टॉपिक देखने को मिलता है कोलैप्स लोड। तो कोलैप्स लोड जहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ को डायरेक्ट लर्न करना होगा। डायरेक्ट अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को कंपटीशन में जब बैठते हैं वहाँ पर हमारे पास समय कम होता है, तो वहाँ पर हम आसानी से क्वेश्चन को क्लिक कर पाएंगे। तो देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विद द कंसनट्रेटेड लोड, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है, तो देखिए कुछ इस टाइप से सिंपली सपोर्टेड बीम होगी और कंसनट्रेटेड लोड अगर मिड पे लग रहा है तो यहाँ पर कोलैप्स लोड का फार्मूला होगा W। कोलैप्स की अगर बात करेंगे तो ये फार्मूला होगा 4 MP/L हो जाएगा, ठीक है। या फिर हमें यहाँ पर प्लास्टिक मूवमेंट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा WL/4। ओके, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमें मिलेगा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर क्या लगा है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, UDL लगा हुआ। तो यहाँ पर कोलैप्स लोड का फार्मूला होगा 16 MP। ओके, 16 MP/L हमें लेना होगा। L इज द लेंथ ऑफ स्पान। और अगर हम प्लास्टिक मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें W कोलैप्स लोड इंटू L/16 करना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट जो केस बनेगा वो देखेंगे। प्रोप कैंटिलीवर बीम हमें अधिकतर देखने को मिलता है। तो प्रोप कैंटिलीवर बीम कुछ इस टाइप से होती है, कैंटिलीवर बीम होती है और उसमें साइड में फ्री एंड पे प्रोप लगा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अल्टीमेट लोड या कोलैप्स लोड का फार्मूला होगा, कोलैप्स लोड = 16 MP, नहीं 16 वहाँ पर UDL में हुआ करता था, सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL लगा हुआ, तो वहाँ पर 16 MP/L होगा। और ये है प्रोप कैंटिलीवर, यहाँ पर 6 MP/L होगा, तो 6 MP/L होगा। और अगर यहाँ से हम प्लास्टिक मूवमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर W कोलैप्स लोड इंटू L/6 ये होगा। अगर हम बात करें प्रोप कैंटिलीवर विद UDL, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोप कैंटिलीवर है। अब वहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर UDL लगा हुआ है। अब भाई यहाँ पर UDL लग गया है तो इस सिचुएशन में WC की वैल्यू क्या होगी, 11.656 MP/L हम यहाँ पर ले सकते हैं। फार्मूला आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा 11.656 MP/L। फिक्स्ड बीम विद द कंसनट्रेटेड लोड एट सेंटर, आप देख सकते हैं ये कोई फिक्स्ड बीम है और इसमें कंसनट्रेटेड लोड लगा हुआ है सेंटर पे, L/2 इधर और L/2 इधर, ये पूरा स्पान है इसका L। तो इस सिचुएशन में कोलैप्स लोड का फार्मूला होगा तो W कोलैप्स = हम बोल सकते हैं 8 MP/L। ओके,
और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फिक्स्ड बीम विद द इसेंट्रिक लोडिंग। तो ये देखिए फिक्स बीम है, अब इसमें क्या हो रहा है भाई, इसेंट्रिक लोडिंग यहाँ पे सेंटर पे ना लग करके कुछ इस साइड में, इसको हम बोलेंगे स्पान बी और इसको बोलेंगे स्पान ए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसेंट्रिक लोडिंग है यहाँ पर सेंटर पे ना हो करके, तो इस सिचुएशन में कोलैप्स लोड का फार्मूला होगा 2L अपॉन ए बी, 2L अपॉन ए बी इंटू MP। तो 2L मीन्स 2 इज़ द, आप जानते हैं L इज़ द लेंथ ऑफ स्पान, अपॉन ए बी, स्पान ए था और स्पान इस साइड का, दोनों की मल्टीप्लाई कराइए और यहाँ पर आप MP करिए, तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा कोलैप्स लोड का। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो अगर आप प्लास्टिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिलेगा WC इंटू AB अपॉन 2L, आपको ये मिलेगा यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट का फार्मूला। अब आप देखिए फिक्स्ड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, आप देख रहे हैं ये फिक्स बीम है और यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, UDL लग रहा है। तो इस सिचुएशन में कोलैप्स लोड का फार्मूला क्या होगा, वो होगा 16 MP अपॉन L स्क्वायर। अगर यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम होती, ओके सिंपली सपोर्टेड बीम होती और उस पर UDL लगा हुआ होता तो उसका फार्मूला होगा 16 MP बाई L। और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये UDL बीम है, फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर UDL लग रहा है तो यहाँ पर L स्क्वायर कर दिया जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिक्स्ड बीम विद हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग। आप देख रहे हैं फिक्स्ड बीम है और यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग है। हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग मतलब बेयरिंग लोडिंग। ओके, बेयरिंग लोडिंग को हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग भी बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन में घुमाया जाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक लोडिंग अगर हम बोलें तो इस सिचुएशन में कोलैप्स लोड का फार्मूला होगा WC इक्वल टू द 18√3 और MP अपॉन L स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप फिक्स बीम में ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी केसेस देख सकते हैं। अगली केस बचेगी है वो है कंटिन्यूस बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये देखिए कोई कंटिन्यूस बीम आपको देखने को मिल रही है और ये फिक्स है और इधर ही फिक्स है और बीच में एक सपोर्ट और है और उसमें क्या लगा है, पूरे में पूरा UDL लगा हुआ है। इधर ये L/2 और इधर में L/2। तो इस सिचुएशन में 11.656 MP अपॉन L स्क्वायर हमें इसका फार्मूला मिलेगा। इसको कभी नहीं भूलना है। देखिए अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, पोजीशन ऑफ प्लास्टिक हिंज आर 1 एट द सपोर्ट B and 1 on each side of the central support at the distance 0.414 L from the A and C। प्लास्टिक हिंज A और C से, एक प्लास्टिक हिंज तो यहाँ पर बनेगी और दूसरी प्लास्टिक हिंज सपोर्ट से A से और C से 0.414 L पर बनेगी और एक यहाँ पर 0.414 L पर यहाँ पर बनेगी और एक यहाँ पर सेंटर पे तो बनेगी ही। अब देख सकते हैं आप कि ये जो फार्मूला हमको मिला है कंटिन्यूस बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इट इज़ सेम एज द प्रोप कैंटिलीवर बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि एक तो प्रोप कैंटिलीवर बीम कुछ यहाँ पर बन रही है, अगर आप इस सेक्शन को यहाँ से काटेंगे तो आपको एक प्रोप कैंटिलीवर यहाँ पर ये दिख रही है और दूसरी प्रोप कैंटिलीवर आपको कुछ इस टाइप की दिख रही है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। आगे से आप देखेंगे भाई अपर बाउंड थ्योरम और मिलेगी आपको लोअर बाउंड थ्योरम। तो अपर बाउंड थ्योरम क्या होती है और लोअर बाउंड थ्योरम क्या होती है, तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखेंगे। इक्विलिब्रियम एंड द मैकेनिज्म कंडीशन तो कब सेटिस्फाई करेगी, अगर P जो लोड है इज ग्रेटर इक्वल टू PU, जो अल्टीमेट लोड है उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है, तो उसे बोलेंगे अपर बाउंड थ्योरम। अगर P की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है लोअर बाउंड थ्योरम के, ठीक है, अगर P इज लेस इक्वल टू PU अल्टीमेट तो उसको बोलेंगे लोअर बाउंड थ्योरम। अगर P इज ग्रेटर इक्वल
द पी यू अल्टीमेट लोड, जिसको बोलेंगे अपर बाउंड थ्योरम। अब हम मूव करेंगे भाई क्वेश्चन वाले पार्ट की तरफ। तो अभी जो हमने पढ़ा था ऊपर, अभी हम इसको एक बार फिर से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस क्या करेंगे, आप एक बार इस पर नज़र डालिए। लोड फैक्टर, सेविंग ऑफ मटेरियल, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, शेप फैक्टर आप देख सकते हैं जेड बी अपन जेड वाई या एम पी अपन एम वाई, और जेड बाई द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। और यहाँ पे लोड फैक्टर का आप देख सकते हैं पी सी अपन पी, कोलेप्स लोड अपन द सर्विस लोड, और लोड फैक्टर इक्वल टू द फैक्टर ऑफ शिफ्ट इनटू द शेप फैक्टर होता है। शेप फैक्टर फॉर द डिफरेंट शेप्स के लिए बात करें, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1.5 होता है। ट्रेंगुलर सेक्शन अगर अपवर्ड वर्टेक्स होता है तो उसके लिए 2.34, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल तो उसके लिए 2.0। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7 और हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7 इंटू 1 - k⁻³ अपॉन 1 - k⁻4। तो आपको ये फार्मूला देख सकते हैं। और के इज द इनर रेडियस अपॉन इनर डायमीटर अपॉन द आउटर डायमीटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, थिन सर्कुलर रिंग सॉलिड और डायमंड रोम्बस होता है तो उसके लिए 2.0। थिन रोम्बस हॉलो रोम्बस होता है उसके लिए 1.5। और आई सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग एक्सिस की बात करें 1.12 और अबाउट वीक एक्सिस की बात करें 1.55। टी सेक्शन की बात करें 1.90 to 1.95। और रिजर्व स्ट्रेंथ की बात करते हैं साई इक्वल टू द होता है WU अल्टीमेट लोड अपॉन द यील्ड लोड। और लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए L/3 और आई सेक्शन के लिए L/8। और लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द कंसंट्रेटेड लोड, तो इसके लिए लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का फार्मूला होता है LP इक्वल टू द L1 - 1 अपॉन अल्फा इज द शेप फैक्टर। और सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द UDL लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज के लिए LP इक्वल टू द L रूट में 1 - 1 अपॉन अल्फा। तो अल्फा इज द शेप फैक्टर। अगर आगे आप कोलैप्स लोड की बात करेंगे, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर कंसंट्रेटेड लोड लगा हुआ है तो उसके लिए 4 MPa/L। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम उस पर UDL लगा हुआ है तो 16 MPa/L कोलैप्स लोड का फार्मूला होता है। प्रोप कैंटिलीवर की बात करते हैं तो उसके लिए 6 MPa/L होता है। और प्रोप कैंटिलीवर विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है तो उसके लिए 11.656 MPa/L होता है। और फिक्स बीम विद कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर की बात करेंगे तो भाई यहाँ पर 8 MPa/L होगा। फिक्स्ड बीम विद एसेंट्रिक लोडिंग की बात करते हैं तो 2L/AB इंटू MP। और आगे फिक्स्ड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसके लिए होता है 16 MP/L²। फिक्स्ड बीम विद द हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग या फिर हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोडिंग तो उसके लिए 18√3 MP/L²। और कंटिन्यूस बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो इसे यहाँ पर होगा 11.656 MP/L²। पोजीशन ऑफ द प्लास्टिक हिंज, तो यहाँ पर आप प्लास्टिक हिंज की पोजीशन देख सकते हैं। एक तो बी पर बनेगी इस सिचुएशन में, और एक सी और एक ए, सी से और ए से 0.414। तो इस तरह से हमने अपर बाउंड थ्योरम लोअर बाउंड थ्योरम को भी देखा है। तो देखिए प्लास्टिक थ्योरी में प्लास्टिक एनालिसिस में केवल आपको इतना ही पढ़ना होता। अब देखिए अब बारी है क्वेश्चंस की। अब बारी है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन देखेंगे जो भी मोस्टली रिपीटेड नेचर के क्वेश्चंस रहते हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर। तो शेप फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर होता है 1.5। ओके, अब हम बात करेंगे ए प्रोप कैंटिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम इज शोन इन द फिगर। आप प्रोप कैंटिलीवर देख सकते हैं, बीम जो फिगर में दिख रही है। प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इज MP, द कोलैप्स लोड P क्या होगा भाई इसमें कोलैप्स लोड का फार्मूला क्या होगा। आप ये प्रोप कैंटिलीवर बीम देख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का बीम हमने देखा है। ओके, इस टाइप का बीम अभी हमने देखा है। आपको सारे सेक्शंस की तरफ ले चलते हैं। तो जहाँ पर हमने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखा था, प्रोप कैंटिलीवर 6 कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर। देखिए कंसंट्रेटेड लोड एट द सेंटर 6 MP/L। तो आई होप हमें ऊपर की थ्योरी से ही ये क्वेश्चन मिल रहा है। एट सेंटर पे 6 MP/L, हमें डायरेक्ट इसी को ही क्लिक करना है। ओके, लेकिन हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा। तो उसके लिए देखिए भाई आपको कुछ ये प्रोप कैंटिलीवर बीम ये बनी हुई है। तो ये सेंटर पे लोड लगा हुआ है। तो देखिए एक तो हिंज यहाँ पर बनेगी और एक यहाँ पर हमें ये बनाना है। अब देखिए अब जहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है तो एक हिंज यहाँ पर बनेगी मैकेनिज्म, तो हमें यहाँ पर ले लेना है। अब देखिए
तो यहाँ पर हमें ये कुछ मिल रहा है रोटेशन, तो रोटेशन थीटा एंगल ये मिलेगा और थीटा एंगल मिलेगा ये, ठीक है। तो एमपी की बात करें, यहाँ पर मोमेंट होता है फिक्स पे मोमेंट होता है, एमपी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मोमेंट होता नहीं है, ठीक है। और मोमेंट हमें एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक। अब आप यहाँ पर देख चुके हैं, यहाँ पर मोमेंट हमको मिलेगा नहीं, यहाँ पर मोमेंट रहे एमपी रहेगा 0 बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर पी लगा हुआ है बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन की अगर हम बात करें एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू द इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन की अगर हम बात करें तो एम पी थीटा ये, एम पी थीटा ये, एम पी थीटा ये, तीन तरफ से हमें एम पी थीटा मिलेगा। और हमें क्या मिलेगा, अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर वर्क डन क्या मिलेगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लोड अपना ये हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट ये देखना होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओके। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा को हम केवल थीटा ही बोल देते हैं, इंटू L/2 कर देंगे, L/2 इंटू थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लोड इंटू हमें डेल्टा लेना होगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा अपना क्या, डेल्टा हो जाएगा L/2 इंटू थीटा, और इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 3MP इंटू थीटा, तो थीटा से थीटा जाएगा, ठीक है। 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6MP हो जाएगा, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6MP अपान L कर देंगे तो यही अपना फार्मूला आ जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया था, कोलैप्स लोड का फार्मूला 6MP/L। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक कोलैप्स लोड WP फॉर द प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम सपोर्टिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है, सपोर्टिंग 2 पॉइंट लोड्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं, फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाई एमपी का फार्मूला क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देना है, ओके। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, क्या एमपी की कैपेसिटी आएगी, ओके। तो एक्चुअल यहाँ पर आप L/3 देख रहे हैं और L/3 यहाँ पर देख रहे हैं, L/3 यहाँ पर देख रहे हैं। जब आप इसकी मैकेनिज्म कुछ बनाएंगे तो मैकेनिज्म आप कुछ इसकी इस तरह से बनाएंगे। एक तो मैकेनिज्म आप बनाएंगे इसके लिए, और एक मैकेनिज्म बनाएंगे आप इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। आप दोनों सिचुएशन के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे और दोनों मैकेनिज्म को आप सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या फार्मूला, क्या वैल्यू आती है। ये आपके होमवर्क के लिए है, SW बोल सकते हैं, या फिर आप खुद इसका आंसर निकालिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ W दैट रिजल्ट्स इन द कोलैप्स लोड कोलैप्स ऑफ बीम शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर एंड हैविंग द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी MPH। तो सिचुएशन में हमें प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। W दे रखा है, ठीक है। तो देखिए W यहाँ पर दे रखा है और सिचुएशन में यहाँ पर एक तरफ 7 एक तरफ 21 दे रखा है। अब देखिए, तो अगर आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को यहीं पर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए W ये दे रखा है, W पे आप कुछ ये करिए, यहाँ पर आपको एक मोमेंट मिलेगा MP, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका 7 है और यहाँ पर ये आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक मोमेंट ये मिलेगा, एक MP ये मिलेगा। MP इंटू थीटा की आप बात कर सकते हैं, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। लेकिन अब ये W आपका ये लग रहा है, तो W आप अगर इधर से लेंगे तो 7 इंटू थीटा ये हो जाएगा W 7 इंटू थीटा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए, एक्सटर्नल लोड आ जाएगा 7 थीटा इंटू W, और इधर से आप देखेंगे 3 MP थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक मिलेगा और 2 यहाँ पर MP मिलेंगे। 3 MP इंटू थीटा हो जाएगा, तो थीटा से थीटा काटिए, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पान बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू बराबर नहीं हो पाएगी, ओके। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बराबर नहीं हो पाएगी, इसीलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रख करके इस चीज़ को कैलकुलेट करना है। देखिए
जैसा कि यहाँ पर ये किया गया है, एक थीटा ये है, इस 7 मीटर वाले स्पान के लिए थीटा बना हुआ है और इधर ये 3 मीटर वाले स्पान के लिए बना हुआ है एंगल फाई। ठीक है, तो एम पी इंटू थीटा यहाँ पर ये हो जाएगा और एम पी इंटू थीटा, ठीक है, एम पी इंटू थीटा इधर और एम पी इंटू थीटा प्लस फाई, एक तरफ थीटा एक तरफ फाई रहेगा आपका। ठीक है, और इधर ये डेल्टा, तो 7, तो W इंटू 7 इंटू थीटा आप करेंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी इस जगह पर, ठीक है, कि यहाँ से आपको मिल रहा है 7 इंटू थीटा और एक तरफ इधर से आपको मिल रहा है 3 इंटू फाई। तो हम थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 3 5/7। ओके, तो आप इस तरफ से इसको कुछ बोल सकते हैं। जब आप यहाँ से W इक्वल टू देखेंगे, अब आप यहाँ से W इक्वल टू देख पा रहे हैं कि W इंटू 7 इंटू थीटा। ठीक है, इधर से मिल रहा था अपना आपको एम पी इंटू थीटा एक तरफ मिल रहा था, ठीक, दूसरा भी आपको एम पी इंटू थीटा मिल रहा था और तीसरा आपको क्या मिल रहा था इस सिचुएशन में आपको मिल रहा था एम पी इंटू फाई। यहाँ पर मिल रहा आपको एम पी इंटू फाई। तो फाई को जब आप चेंज करें तो 7 θ/3 का आपको करना होगा। ठीक है, जब आप इसको सबको सॉल्व करके लाएंगे तो आपको ये जो चीज़ यहाँ पर मिल रही है वो मिलेगा 13 MP/21। तो 13 MP/21 आपको यही चीज़ क्लिक कर देनी होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट है यार। आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। शेप फैक्टर फॉर द सम क्रॉस सेक्शंस आर एज फॉलोज। देखिए कुछ क्रॉस सेक्शन है उसके लिए शेप फैक्टर कुछ ये दे रखे हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। आई सेक्शन के लिए 1.14, डायमंड के लिए 2, ट्रेंगुलर के लिए 2.34, सर्कुलर के लिए 1.7 और रेक्टेंगल के लिए 1.5। अगला, कैंटिलीवर बीम ऑफ द लेंथ L क्रॉस सेक्शन विद शेप फैक्टर F सपोर्ट ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड P सोन बिलो। तो आप देख सकते हैं भाई कुछ यहाँ पर ये बीम बन रही है जिसका स्पान L है, कुछ इस तरह से प्लास्टिक हिंज ये बन पा रही है और यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड P दे रखा फ्री एंड पे। तो यहाँ पर प्लास्टिक हिंज हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको इस टाइप का डायग्राम अगर बना दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तब देखिए आपको करना क्या है, आपको ये बीम देखना है। यहाँ पर आप मोमेंट का डायग्राम बनाइए। आपको कुछ ये करना है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको मोमेंट मिलेगा और आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। अब आप यहाँ तक ये लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज की बात है तो आप यहाँ पर कर दीजिए, ये कुछ लाइन बनाइए। अब आप यहाँ से लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज आप इसको LP बोल सकते हैं और आप इस पूरी चीज़ को बोल सकते हैं क्या, इस पूरी चीज़ को बोलेंगे L और इसको बोलेंगे L माइनस LP, L माइनस LP आप इसको बोलेंगे। अब आगे आपको क्या देखना है, यहाँ पर तो आपका था MP और यहाँ पर था आपका M। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या करना है। अब आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही शेप फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करेंगे, प्लास्टिक मोमेंट अपॉन इलास्टिक मोमेंट, अगर आप यहाँ पर शेप फैक्टर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको MP/m लेना होगा। तो अगर आप MP/m की बात करें तो MP/m को हम बोल सकते हैं MP के लिए आपको ये चीज़ लेनी होगी पूरी L, और m की बात करेंगे तो इसके लिए हमें L माइनस LP लेना होगा। तो F इक्वल टू हम L माइनस LP, L/L माइनस LP बोल सकते हैं ना। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको कुछ यहाँ से 1/, हम इसको F बोल दें तो हम यहाँ पर L माइनस LP/L बोल सकते हैं ना। तो हमको यहाँ से क्या मिल पा रहा है, तो 1 माइनस LP/L मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 1/F। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1/F अपना ये चल ही रहा है और 1 माइनस LP/L ये है। ठीक है, अब क्या करें, इस चीज़ को उठा करके इधर लाइए, उस चीज़ को उठा करके इधर ले जाइए। तो LP/L 1 माइनस 1/F, F इज द शेप फैक्टर। तो LP इक्वल टू
L इंटू 1 माइनस 1/f, ये हो जाएगा। f इज़ द शेप फैक्टर। तो आपको कुछ ये देखने को मिल पा रहा है, 1 माइनस 1/f। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। ए स्टील पोर्टल फ्रेम हैज डायमेंशन ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटीज एंड द अप्लाइड लोड एज शोन इन द फिगर। वर्टिकल लोड इज ऑलवेज ट्विस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लोड। वर्टिकल लोड जो है हॉरिजॉन्टल लोड का दोगुना है। कोलैप्स लोड पी रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बीम मैकेनिज्म। कोलैप्स लोड कितना जरूरी है बीम मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए? तो देखिए पी आपको ये है, यहाँ पर 2p है। अब इधर ये MP दे रखा है, इधर MP, इधर 2MP दे रखा, क्योंकि भाई जहाँ पर लोड सिंगल है तो वहाँ पे MP, जहाँ पर लोड उसका दोगुना है तो वहाँ पर उतनी ही मोमेंट कैपेसिटी भी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से आपको देखने को मिला L डिस्टेंस पे यहाँ पर ये 2MP लगा, इधर से भी L डिस्टेंस पे 2MP लगा है। दिस इज द लेंथ ऑफ, लेंथ कह सकते हैं, पर हाइट ऑफ द फ्रेम L। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना होगा। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए पॉसिबल लोकेशन ऑफ द प्लास्टिक हिंजेस। तो प्लास्टिक हिंज के लिए पॉसिबल लोकेशंस क्या क्या हो सकती हैं यहाँ पर के? यहाँ पर आपको ए पर भी हिंज मिलेगी, बी पर भी, सी पर भी, डी पर भी, ई पर भी। हमें हर जगह पर आप यहाँ पर प्लास्टिक हिंज मिलेगी। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज आपको पता चल चुकी है, और नंबर ऑफ रिडंडेंसी या फिर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात करते हैं। नंबर ऑफ रिडंडेंस की बात करेंगे तो देखिए रिडंडेंसी आपको कितनी मिल पा रही है? ओके, रिडंडेंस तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्त, तो रिएक्शन यहाँ पर हमको कितनी है? 6 मिल पा रही हैं। ठीक है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी की बात करते हैं ना, 6 रिएक्शन है और 3 अपनी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती हैं, तो यहाँ पर हमको 3 ये मिलेगा डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज हमें पता चल चुका है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैकेनिज्म की हम बात करें तो पॉसिबल मैकेनिज्म की बात करें तो प्लास्टिक हिंज माइनस रिडंडेंसी। तो प्लास्टिक हिंज कितनी है? 5 है और रिडंडेंसी अपनी 3 है, तो यहाँ पर 2 बनेंगी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म? एक तो बनेगी बीम मैकेनिज्म, दूसरी बनेगी स्वे मैकेनिज्म। तो बीम मैकेनिज्म कुछ इस टाइप की बनेगी, तो हमें ऊपर वाला सेक्शन उठा लेना है, इसमें बीम मैकेनिज्म बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें बीम मैकेनिज्म बना लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2p इंटू एल इंटू थीटा हमें यहाँ पर कर देना जो है एक्सटर्नल वर्क डन, और इक्वल टू इंटरनल वर्क डन की अगर हम बात करें तो देखिए MP थीटा ये, MP थीटा ये, 2MP थीटा ये, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4MP थीटा। थीटा से थीटा जाएगा, तो अगर हम P की बात करें तो P इक्वल टू मिलेगा हमें 8MP/L। 1 सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं MP ये है और MP ये है। ठीक है, अब बीच की अगर बात करें तो इधर भी 2MP ये वाला और 2MP वो वाला, तो 2 2 4 4 2 6 MP। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2PL थीटा अपना ये चल रहा है और 6MP थीटा अपना वो है, तो 2 3 6, तो P इक्वल टू मिलेगा 3MP/L। फिर से आपको शेप फैक्टर फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए 1.5 होता है। नेक्स्ट, अब आप कुछ ये सेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर कहा है कंसीडर रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ V एंड डेप्थ D। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पता है शेप फैक्टर होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए 1.5, लेकिन कैसे? तो हमें इसके लिए देखिए कुछ डायग्राम बनाना होगा। हमें यहाँ पर दिखाना है कि 1.5 उसके लिए शेप फैक्टर कैसे कैलकुलेट होकर के। शेप फैक्टर का हम फार्मूला क्या जानते हैं कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ZP/ZE इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये कुछ प्लास्टिक हिंज कुछ इतनी बन पा रही है, क्योंकि इसमें ऑल फाइबर्स ऑफ द बीम इज फुली स्ट्रेस्ड। सभी इसकी फाइबर्स जो बीम की हैं फुली स्ट्रेस्ड हैं। वैसे हम इलास्टिक सिचुएशन में क्या करते थे, कुछ इस तरह से हुआ करता था कि केवल टॉप फाइबर ही फुली स्ट्रेस्ड हुआ करती थी, इधर से टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर, लेकिन यहाँ पर हर एक फाइबर फुली स्ट्रेस्ड है। ओके, तो ये प्लास्टिक कॉन्सेप्ट और ये इलास्टिक कॉन्सेप्ट है।
अब देखिए प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट किया जाए इलास्टिक सेक्शन। पहले हम इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं ZE। तो सेक्शन मॉडुलस फार्मूला I/बाई। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके लिए सेक्शन मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला BD/12 ये हो जाएगा अपॉन बाई मैक्स की बात करें तो हो जाएगा D/2। ठीक है, 2 से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, D से कटेगा BD²/6। हमें ये वैल्यू मिल पा रही है किसकी, ये मिल पा रही है ZE की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हमने कहा था, कंप्रेशन का A1/बाई प्लस A2/2। ओके तो फिर आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, A1/1। तो यहाँ पर हमें ये बाई1 बार और बाई2 बार की बात करें तो यहाँ पर ये जो चीज़ है D है, तो यहाँ पर बाई1 बार है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी भाई, इसका D/2 का इसका आधा, तो D/4 हमें ये मिल रहा है और D/4 हमें ये मिल रहा है। ओके, और हम अगर A2 की बात करेंगे तो यहाँ पर इसका भी एरिया हमें B मिलेगा पूरा और D/2 ये मिलेगा। दोनों का फार्मूला है, दोनों का हमें एरिया सेम मिल पा रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एरिया का आधा और इनटू D/4 ये मिलेगा प्लस D/4 ये मिलेगा, तो एरिया BD। ओके तो 1 सेकेंड आपको थोड़ा और ले लेना है, BD/2 इंटू D/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, D/2 ये हो जाएगा, तो BD²/4 हमें ये लेना होगा। ओके तो BD²/4 हमारा ये हो जाएगा ZP। ठीक है, तो ZP/ZE की अगर हम बात करेंगे तो ZP का फार्मूला है BD²/4। वैल्यू हमारी जो निकल के आई है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए BD²/6 अपना ये रहेगा, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस रहेगा। आप इसको इससे काटिए और 6/4 यहाँ पर करिए तो 3/2 आपको करना होगा। आप इससे इसको काटेंगे तो 1.5 आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। दिस इज द शेप फैक्टर फॉर द rectangular cross section when the triangular section of beam as shown in the figure becomes the plastic hinges, the compressive force acting on the section with sigma by denoting the yield stress becomes। तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि भाई यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स का फार्मूला क्या होगा। कुछ आपको इस तरह से वर्टिकल वर्टेक्स मिल पा रहा है H। यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स का फार्मूला अगर हम बात करें तो इस सिचुएशन में कुछ इस टाइप का ये बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ ये मारिए न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस में ऊपर वाला सेक्शन आप लीजिए, नीचे वाला सेक्शन लीजिए। ऊपर कंप्रेशन हो जाएगा, नीचे टेंशन हो जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो कितना मिलेगा, एरिया/2। प्लास्टिक हिंजेस क्या होती हैं, जो हम एरिया को, जो सेक्शन के एरिया को आधा आधा डिवाइड कर देती हैं। तो देखिए सिग्मा, तो स्ट्रेस हो जाएगी, सिग्मा बाई स्ट्रेस हो जाएगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन तो कितना होता है, BH/2 होता है, तो इसका आधा कर दीजिए तो BH/4 इंटू सिग्मा बाई हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमें देखना भाई शेप फैक्टर फॉर द सेक्शन। जो फिगर में आपको सेक्शन दिख रहा है, एक कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसकी वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वर्टेक्स है। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए हमें शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है। देखिए H ये है और H ये है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ ये रोम्बस का आधा में दिख रहा है, पूरा रोम्बस बन जाएगा। बट इसका हमें शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो भाई हमें कैलकुलेट करना ही होगा। तो S इक्वल टू हम करेंगे ZP/Z/, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो चलिए हम इसका पहले इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं। IXX अपॉन बाई की बात करेंगे तो देखिए इस सेक्शन को हमें आधा आधा बांट देना, तो H अपना ये है। और IXX की अगर हम बात करें तो ये जो सेक्शन है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ये ट्रायंगल हमें मिल पा रहा है, हम देख पा रहे हैं ना कि ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस B है और हाइट इसकी H है। तो हम इस सेक्शन के अबाउट, मतलब ट्रायंगुलर के ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसके बेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। ठीक है, तो इसके बेस के अबाउट हमारा फार्मूला पता है, कितना होता है BH/,
12, ठीक है। बेस के बाद BH के बाद 12 हो जाएगा। और अपान की अगर हम बात करें ओके, BH के बाई 12 तो हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर ये 2 सेक्शन हैं तो BH के बाई 6 ही बचेगा। और H तो बाई अगर यहाँ पर बात करेंगे जो बाई जो है तो बाई मिलेगा हमें H। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BH क्यू बाई 6 को जब हम H से डिवाइड करेंगे तो BH स्क्वायर बाई 6 ही बचेगा। तो अब आपको प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या AC बाई C बार प्लस AT बाई T बार। तो देखिए AC के लिए हमें क्या करना है और A2 के लिए क्या करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर एरिया आपको सेम लेना है और बाई 1 बार प्लस बाई 2 बार यहाँ पर ये लेना है। तो देखिए A1 की अगर बात करेंगे तो यहाँ से हमें 2 टाइम्स हमें एरिया मिलेगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 टाइम्स एरिया मिलेगा तो A/2 इंटू BH हमें ये करना होगा। और बाई 1 बार बाई 2 बार की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर भाई क्या हमें यहाँ पर क्या मिलेगा कि अगर बाई 1 की बात करें तो H/3 ये मिलेगा और दूसरा हमें H/3 ये मिलेगा। 2 टाइम्स ऑफ दी H/3 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बनेगा BH स्क्वायर बाई 3 मिलेगा। अगर हम यहाँ पर शेप फैक्टर की बात करेंगे तो मिलेगा BH स्क्वायर बाई 3 अपान BH स्क्वायर बाई 6। तो जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल है और उसमें हमें शेप फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो वैल्यू होगी 2। और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप देख चुके होंगे। ओके, तो फिर प्लास्टिक हिंज में हमने यहीं तक क्वेश्चंस को कवर किया था। आगे के क्वेश्चंस को आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। T सेक्शन मिलेगा और I सेक्शन मिलेगा, आप उसमें भी इसी तरह से कैलकुलेट करके देखिए शेप फैक्टर्स। और बाकी 1-2 क्वेश्चंस को और डिस्कस करा दिया जाएगा अच्छी तरह से, जो इसका पार्ट 2 बनाएंगे। और वैसे कि मोस्टली 90% पार्ट हमने इसी में कवर कर दिया है प्लास्टिक हिंज का, प्लास्टिक एनालिसिस का। तो प्लास्टिक एनालिसिस आप पढ़िए, अगर आपने उसका सेक्शन नहीं देखा है तो इसमें ये जो है इसका मोटो रहेगा चैलेंज टू एग्ज़ाम्स को चुनौती, ये अपना मोटो है। तो आपको देखने को मिल पा रहा होगा कि आपने प्लास्टिक एनालिसिस को 0 से पढ़ा था और आप लास्ट तक इसमें गए थे विद न्यूमेरिकल्स को। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।